नमस्कार भारत, मेरा नाम है तेज सोनी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म भारत ब्रीफ के अंदर। आज का जो चर्चा का मुद्दा है वो है हमारे NSA अजय डोभाल, जो दुनिया भर के अंदर एक बहुत ही अच्छी इमेज लेते हैं खुफिया एजेंट की। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये 2 दिन की विजिट पे है चाइना पे, जहां पे ये अपने वहां के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर की विवाद है उन चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये विजिट जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसका कारण है कि लगभग हमने डजन्स ऑफ एग्रीमेंट जो है चाइना के साथ में किए हैं ताकि हम अपने बॉर्डर पे जो है वो शांति जो है स्थापित कर सके। 1993 का एग्रीमेंट, 1996, 2005 या 2012 का एग्रीमेंट और 2003 की फ्रेमवर्क, जिसके तहत जो है एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी है जहां पे दोनों राज्यों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। एक वो फोरम जहां पे हम जो है डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री लेवल पे जो है इंगेज कर सके। तो हमारे जो NSA साहब है वो इसी तर्ज पे जो है चाइना पहुंचे हैं। लगभग 25वें राउंड ऑफ टॉक्स हम कर रहे हैं भारत और चाइना के बीच में, ताकि हम अपने बॉर्डर्स को जो है सुरक्षित कर सके। ये बॉर्डर का विवाद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक चीज कही जाती है, टाइमिंग। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि इस समय चाइना के अंदर चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है गतिरोध कर रहा है, एक स्टैंड ऑफ लेके बैठा है, जहां पे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स और वहां पे जो है पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी यानी चीन की आर्मी, ये जो पूरा चीज है यहाँ पे देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आर्टिफिशियल विलेजेस चाइना ने क्रिएट कर रखे हैं। और हाल ही के समय के अंदर भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने लगभग 27 महत्वपूर्ण स्थानों के जो नाम है वो दर्ज कराए, ये कहकर ये संदेश देकर कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही के अंदर चाइना को जो है इससे बहुत ज्यादा आपत्ति हुई, क्योंकि वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसी का हिस्सा है। लेकिन वो कैसे, तो एक इतिहास आता है। सबसे पहले जब हम भारत और चीन के विवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले जो विवाद हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अक्साई चीन का। तो अक्साई चीन का जो भारत और चीन में विवाद है वो लगभग 1962 से आता है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में एक झड़प हुई थी, उस झड़प वो जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत को जो है पीछे हटना पड़ता है और पूरा जो हिस्सा है ये चाइना कब्जा लेता है। और तब से जो है चाइना इसी को जो है अपना हिस्सा और अपना कब्जा के बैठा है। इस लाइन को जो है हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ में जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, वो जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ में। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं तो उसे LAC बोलते हैं। लगभग 3488 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो है हम चीन के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। जब इस बॉर्डर की बात करें तो पूरा एक इतिहास चलता है। अब वो इतिहास कैसे, इस इतिहास को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा यही इतिहास भारत और चीन का इतिहास, जो मतलब ये जो बॉर्डर विवाद है यही भारत और चीन के जो पूरे रिलेशंस है उसको पूरा रूप से जो है प्रभावित करता है। जहां के अंदर रिसेंट समय के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गलवान क्लैशेस हुए, उसके अंदर भारतीय सैनिक ने जो है अपनी शहादत दी अपने बॉर्डर्स को, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तब से जो है भारत, मतलब 2020 से जब जून के अंदर ये घटना हुई थी और अब तक हमारे जो संबंध है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम डिप्लोमेसी से बातचीत करके सुलझा लें। भारत का बहुत ही ज्यादा क्लियर स्टांस है कि बॉर्डर पे जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति हमारे रिलेशंस में होगी। अगर तुम वहां पे जो है कुछ भी गतिरोध करोगे तो हमारे रिलेशंस जो है नहीं होने वाले। जबकि चाइना ये कहता है कि बॉर्डर्स को और हमारे जो इकोनॉमिक संबंध है या बाकी संबंध है उसे अलग रखा जाए। लेकिन भारत इस चीज में अड़िग है कि उसके ऊपर अगर आपने उसकी संप्रभुता को, उसकी इंटेग्रिटी को, यूनिटी को अगर थोड़ा सा भी आंच पहुंचाया तो भारत जो है वो क्षमा तो नहीं करेगा। तो हमें देखने को मिलता है कि भारत जो है इस समय जो चाइना पे विजिट पे गए हैं हमारे NSA साहब, तो उसका मायने क्या है, होने क्या वाला है। अगले महीने 12 से 13 सितंबर को भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर ब्रिक्स समिट जो है, ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित करने वाला है, जहां के टोटल जो राष्ट्राध्यक्ष है, बहुत ही डिप्लोमेटिक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट है, जहां पे हम चाहते हैं कि शी जिनपिंग साहब जो है वो भी पधारे। तो इनको बुलाने के लिए हम लाए। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है एक यूनाइटेड फ्रंट है, जहां पे ये बात बोली गई कि USA जो है दुनिया भर में अपना दबदबा नहीं कर सकता, वो जो दबंगई करते हुए घूमता है उसको रोकने का प्रयास है। और ये जो इकोनॉमिक एक फोरम है जहां पे एस्पिरेशनल इकोनॉमीज है, जिसके अंदर हम ब्रिक्स के अंदर हम ब्राजील की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका बात करते हैं। ये जो है इन्हीं के साथ में हम आगे लेके चलते हैं। साथ ही के अंदर सबकी अपनी विशेषता है। जब हम रशिया की बात करते हैं तो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या फिर ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज या भंडार जो है इसके पास है। चाइना की बात करें तो दुनिया भर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है या फिर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है वो चाइना की है। भारत की बात करते हैं तो भारत की IT, भारत के मेडिकल्स, भारत के टूरिज्म, भारत के जेनरिक्स दुनिया भर में मशहूर है। तो इस सब के साथ में ये जो एस्पिरेशनल पावर्स है, इसी के साथ प्रभाव था कि हम जो है शी जिनपिंग को मना के भारत में ला सके, इसलिए NSA साहब जो है डिप्लोमेटिकली एंगेज करने गए। साथ ही के अंदर जो पुतिन साहब है उनको तो हमने मना लिया, वो आ भी रहे हैं। ये जो दोनों ही व्यक्ति है ना, ये दुनिया में थोड़े घूमना, मतलब दुनिया दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलना जानना जो थोड़ा कम है।
पुतिन साहब को तो फिर भी हमें थोड़ा मिलता है, लेकिन जो शी जिनपिंग को बहुत ही कम बार निकलते हैं। तो भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम जो है शी जिनपिंग साहब को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ला सके। क्यों? क्योंकि एक तरह का प्रभाव है, एक तरह से प्रयास है कि हम जो है दुनिया के अंदर दादा किसी को बनना ना दे। ये जो दुनिया, ये मल्टी कह सकते हैं हम इसको, जो मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर है, हम उसकी बात करते हैं। साथ ही के अंदर हमारा प्रयास है डी डॉलराइजेशन। आज के समय के अंदर जितना भी ग्लोबल ट्रेड है, वो सारा, चाहे इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, आर्थिक रूप से जो भी संबंध होते हैं, वो सब के सब डॉलर, जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, उसके अंदर होते हैं। यूएसए मानता है कि अगर जो एक तरफ पाउंड की स्थिति थी जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, आज वो डॉलर की स्थिति है, तो हमारा ये प्रयास है कि डॉलर पे जो निर्भरता है उसे कम करना है। उस पूरे विचार को हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स ये प्लान कर रहा है कि वो अपनी करेंसी लाएगा ताकि हम डॉलर पे जो अपनी निर्भरता है वो कम कर सके। जिस दिन हमने यूएसए के डॉलर की इकोनॉमी को जो है छेड़ दिया, उस दिन जो पतन है ना यूएसए का एज ए ग्लोबल पावर, एज ए इंटरनेशनल एक्टर, वो सब जो है वो चला जाएगा। इसलिए यूएसए प्रभाव करता है कि अगर किसी ने डॉलर को हाथ लगाया तो मैं जो है उसको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए जब ब्रिक्स बात करता है अपनी करेंसी बनाने का, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है पगला जाते हैं। और साथ ही के अंदर भारत का यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भारत चाहता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है, जो ऑब्जर्वर स्टेटस वाली कंट्रीज है, उन सब के बीच में जो व्यापार हो वो यूपीआई के माध्यम से हो, ताकि हम जो है एक डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर है उसे क्रिएट कर सके। भारत जो है अपना परचम जो है दुनिया में लहरा रहा है। ये एक तरीका का पहला स्टेप मैं मान सकता हूँ भारत की वो यात्रा जहाँ पे वो विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन इसी संदर्भ के अंदर भारत ने जब इंगेज किया चाइना के साथ में, वो भी इसलिए क्योंकि आज जो है दुनिया जो एनर्जी का जो शॉर्टेज है, जो संकट है, उसको झेल रही है। जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है। लगभग 150 शिप्स हर दिन यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 4 शिप्स जो हैं वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। ईरान का कहना है कि यूएसए और यूएसए एलाइज के जितने भी शिप्स होंगे मैं सबको मारूंगा। तो ये जो है एक संकट बन चुका है। आज के समय के अंदर ना हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं, भारत की बात कर रहा हूँ, ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। हम गल्फ जो खाड़ी है वो गोला खा रहे हैं ईरान का, और साथ ही के अंदर वेनेजुएला के तो प्रेसिडेंट है, उनको तो उठा ही लिया। तो इस पूरी परिस्थिति के अंदर हम ऑयल का कैसे जुगाड़ करेंगे, ऑयल को कैसे लाएंगे, हम इससे भी जो है चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना भी जो है वो खाड़ी पे ही निर्भरता रखता है व्हेन इट कम्स टू ऑयल। हम रशिया से मंगा रहे हैं, लेकिन आने वाले अभी हम देखेंगे रशिया जो है, जैसे सऊदी की बात करें तो लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी में जो है वो सऊदी आता है, फिर रशिया आता है, ऐसे ही कंट्रीज आती है। लेकिन हम देख पाते हैं ये जो ट्रम्प साहब है ना, ये बड़े ही कह सकते हैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने एक, ये तो व्यापारी देश है जहां पे एक राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की साहब को अपने यहाँ पे ओवल हाउस में बुला के डांट के बोलते हैं कि शुक्र है कि तुम बच गए, वरना ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जो धकेल दिए जाते हैं। तो एक राष्ट्राध्यक्ष की इतनी बुरी बेइज्जती ओवल ऑफिस में बुलानी क्यों? ताकि उनको जो है यूक्रेन की क्रिटिकल मिनरल मिल जाए। उन्होंने जो है यूक्रेन को इतना पिटवाया, और साथ में जो है चाय पी थी अलास्का के अंदर रशिया के प्रेसिडेंट साथ में, इनको इतना पिटवाया और इतना मजबूर कर दिया कि आपको तो जो है क्रिटिकल मिनरल्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएसए के साथ में करना पड़ा, और पूरे के जो मिनरल्स हैं वो यूएसए को देने पड़े। अब हमें देखने मिलता है कि यूएसए क्या कर रहा है। यहाँ पे यूएसए ने बोला है कि जो भी रशियन ऑयल और नेचुरल गैस को परचेज करेगा उसके ऊपर हम 100% तक टैरिफ लगाएंगे। उसके अंदर भारत को और 4 अदर इकोनॉमीज को टारगेट किया जा रहा है। उसी प्रकार से यूएसए जो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर पूर्ण रूप से फंसा हुआ है, उसको लगता है कि मैं आर्थिक नीति, आर्थिक जो है रूप से उसको दबाकर जो है वहां से निकाल लूंगा ऑयल, मतलब वहां से जो है ईरान को हरा दूंगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ में जो भी इंगेज करेगा उस पर मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो ये जो है टैरिफ सैंक्शन ये चिल्लाते रहते हैं। अभी हाल ही के समय के अंदर कनाडा, जो इनके भाई से भाई था, मतलब आप यूएसए से कनाडा जाएं तो ऐसा लगता है एक दूसरे राज्य में जा रहे हैं यूएसए के अंदर, वहां पे इन्होंने ट्रम्प साहब ने बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा मैं यहाँ पे अपने भाई को, मतलब एक ट्रेड वॉर शुरू करके बैठे हैं। इस पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अंदर जब ये मिडिल ईस्ट में फंसे, जब इनको समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे निकले, इन्होंने नेटो से जो है गुहार की, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब से गुहार की। इनफैक्ट इन्होंने चाइना को भी बोला कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि आप ईरान को सपोर्ट ना कीजिए, ईरान को सपोर्ट करेंगे मिडिल ईस्ट जलता रहेगा, मिडिल ईस्ट जलेगा तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तो ट्रम्प साहब की अभी जो हालत है बड़ी सफा हो रखी है। क्यों? क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के अंदर फंस चुके हैं। और साथ ही के अंदर यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन, नेटो और ये सब जो ट्रेडिशनल एलाइज है, इन्होंने बोला कि यूएसए की गुंडागर्दी तो नहीं चलने वाली, इसलिए यूएसए के साथ में हम तभी इंगेज करेंगे जब वो हमसे तरीके से बात करेंगे, जब वो एक फेयर और एक रेस्पेक्टफुल पार्टनरशिप, एक साझेदारी जो होगी वो बराबरी की होगी, ऊपर नीचे की नहीं होगी। तो इस पूरे अंततः मुझे लगता है कि सारे राष्ट्रों को जो है एक दुष्ट राष्ट्र नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाना चाहिए, तभी यूएसए की अकल जो है वो ठिकाने आएगी। क्योंकि ये तो कुछ भी करता रहता है। भारत और साथ में भारत के जो मित्र राष्ट्र है, भारत के जैसे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, वो प्रयास कर रही है कि हम जो है आत्मशक्ति यानी आत्मनिर्भरता पे काम करें। अपने रिसोर्सेज को जो जहाँ से जैसे ऑयल है, अगर हम भारत में ऑयल मंगा रहे हैं तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड जगह से बनाए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को जो है, अपनी समाज को भी प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे जो है ऑयल जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने दुनिया भर की इकोनॉमी को तहस
डिफेंस कर दिया। तो भारत ये प्रयास करता है कि हम जो है लाइक माइंडेड कंट्री के साथ में एंगेज करेंगे। दुनिया को भी एक गुहार बढ़ता है कि तुम्हें जो है यूएसए और चाइना पे डी रिस्क होना पड़ेगा। मतलब हम चाइना, यूएसए, रशिया को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इनसे होने वाला जो खतरा है उसे कम जरूर कर सकते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।